ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। ईडी पढ़ेंगे। ईडी का मतलब बताओगे कोई क्या होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, एक शब्द है इसमें ड्राइंग। ठीक है, तो पहले बताओ ड्राइंग का मतलब क्या होता है, और फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग और ड्राइंग में अंतर क्या है? ड्राइंग होती है आर्ट, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ईडी क्या होती है? इंजीनियरिंग आर्ट। कुछ तो अंतर होगा, तभी तो अलग से पढ़ रहे हैं उसको। देखो, ड्राइंग के अंदर ना हम कोई भी चीज़ को या देख रहे हैं या अपने दिमाग से कुछ बना रहे हैं, उसमें हम कभी भी डायमेंशन का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब विमाएँ नहीं लिखते हैं उसमें, या कोई स्केल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे अभी पढ़ोगे आगे स्केल के बारे में, 3 टाइप के होते हैं। ना हम स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम किसी प्रॉपर रूल को फॉलो कर रहे हैं, और ना ही हम डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ हम कोई चीज़ को देख रहे हैं, अपने स्वतंत्रता के हिसाब से जैसा मन मारा वैसा बना देते हैं। वो तो होती है ड्राइंग, मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करना पेंटिंग के माध्यम से। ठीक है, वो कहलाती है ड्राइंग। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम क्या करते हैं ना, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं अगर, तो सबसे पहले तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इसके अंदर ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल होगी? इंजीनियरिंग वाली चीज़ों में। मैकेनिकल में हो सकती है, सिविल में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल में हो सकती है। लेकिन इसके अंदर हम जो भी चीज़ बनाएंगे ना, उसका माप सटीक होगा, उसका जो दिख रहा होगा उसका डिजाइन वो एकदम सटीक होगा, और वो कुछ नियमों को फॉलो करते हुए बनेगा। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई भी लाइन कहीं भी खींच दी, या कहीं बड़ी मोटी पेंसिल यूज कर ली, कहीं पतली पेंसिल यूज कर ली, कहीं सेंटर लाइन दिखानी है तो सीधे खींच दी, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर हर चीज़ का एक नियम होगा, उसके हिसाब से हम ड्राइंग बनाएंगे। तो इसीलिए जो ड्राइंग है, ड्राइंग को 2 तरीके से बांटा जाता है। एक होता है आर्टिस्टिक ड्राइंग और एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक, और एक अभी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग भी आता है। ज्योमेट्रिकल मतलब जो हम रेखा गणित में इस्तेमाल करते हैं, कोण बनाना या वृत्त बनाना, इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि उसका भी एक नाप रहता है, लेकिन उसका इंजीनियरिंग में कोई इस्तेमाल नहीं है ना, तो उसको ज्योमेट्रिकल में डाल देते हैं। अब आर्टिस्टिक वाला हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने ये तो करना नहीं है ना। आर्टिस्टिक ड्राइंग तुमको वो पता होगा, जैसे सौरभ जोशी ब्लॉग्स को तो जानते ही होगे। नहीं जानता है, दुश्मनी है मतलब। तो उसमें क्या है कि उस बंदे ने स्टार्ट किया था ड्राइंग बनाने से, तो वो किसी इंसान की ड्राइंग बना रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है। अब उसमें ज़रूरी नहीं है ना कि बिल्कुल एक्यूरेट बनाए, हल्का फुल्का वैसा लगने वाला बना सकता है। जैसे सामने एसी है, अगर मैं तुमसे बनाने के लिए बोलूँ तो हर कोई बंदा बनाएगा अपनी तरफ से, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होगा दिखने में। नापोगे तो उसमें भी अंतर निकलेगा नाप में। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से बनाने के लिए बोलूँगा तो तुमको इसको नापना पड़ेगा प्रॉपर। फिर उसके हिसाब से जब अपने पेपर में बनाओगे तो लगभग सबका एक जैसा ही बनेगा वो, अगर सही नाप के हिसाब से बना रहे हो तो। ये अंतर रहता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरों की एक भाषा है, जिसके द्वारा वो अलग अलग चीज़ों को, वस्तुओं को जो है रिप्रेजेंट कर पा रहे, बना पा रहे हैं। ठीक है, इसमें मेन चीज़ ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में यही रहती है कि ड्राइंग में तो हम फ्री हैंड बना देते हैं कुछ भी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम हमेशा विमाओं का इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके कुछ नियम हैं कि कौन सी लाइन कहाँ पर किस चीज़ को दिखाएगी, उसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। ठीक, तो आर्टिस्टिक ड्राइंग पढ़नी नहीं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर भी देखो, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, सिविल ड्राइंग है, मैकेनिकल ड्राइंग है। वो है चलने वाला, तो मार कर दे दो। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या देखेंगे? सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये सब इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आएंगे। ठीक है, सिविल के अंदर हमको पता है नक्शा वगैरह जो बनाते हैं मकान का, उसका भी एक अपना नाप रहता है कि कौन सा कमरा कहाँ बनेगा, या पूरा कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो पहली मंजिल का, दूसरी मंजिल का, इस तरीके से बनता है। वो आएगा सिविल ड्राइंग में। मकान वगैरह से रिलेटेड या कोई बिल्डिंग बनने से रिलेटेड, कोई पुल वगैरह बन रहा है, कहीं रोड वगैरह बन रही है, उनसे रिलेटेड सब सिविल में आएगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में हम इलेक्ट्रिकल चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कहीं बिजली बनती है, वहाँ से लेके यहाँ तक आ रही बिजली ना, तो कहीं से तो आ ही रही है, और उसका भी एक प्रॉपर तरीका रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब जहाँ बिजली बन रही वहाँ से सीधे यहाँ तक डायरेक्ट तार के माध्यम से, वहाँ जनरेटर से बनेगी, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स लगे होते हैं, उसके बाद एक पूरा जो है सिस्टम होता है जहाँ से अलग अलग हिस्सों में बिजली भेजी जाती है। उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल तुम सबको पता है,
विद्युत से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आएंगी। फिर आता है मैकेनिकल ड्राइंग। मैकेनिकल मतलब मशीन, जहाँ पर हम मशीनों के बारे में देख रहे हैं, मशीनों के पार्ट्स वगैरह के बारे में बना रहे हैं, जान रहे हैं, वो सारा कुछ आएगा मैकेनिकल ड्राइंग के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका एक क्लासिफिकेशन था, इसमें हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, नोट करना है तो कर लो। उसके बाद हम ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले जो टूल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ड्राइंग। ये ड्राइंग में समझ में आया जो मैंने बताया था इतना? एक नॉर्मल ड्राइंग और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या अंतर होता है, या फिर ये जो तीन तरह इसके बताए थे मैंने? मैकेनिकल में तो मैकेनिकल ड्राइंग काम आएगी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक हिस्सा है। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग वो नहीं होती है जो मैकेनिकल में काम आती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग वो होती है जो इंजीनियर बनाते हैं इंजीनियरों को समझाने के लिए। भाई ऐसा थोड़ा ही होता है। तुम अपने आप को मतलब वो नहीं मान रहे हो कि हमें ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए या हमें इंजीनियरिंग कहीं पर कुछ बना हुआ, तो अगर तुम्हें सामने एक मशीन का पार्ट वगैरह बना के दे दिया जाए तो उसको पढ़ नहीं पाओगे तो फिर क्या फ़ायदा। अगर कोई बंदा काम भी कर रहा है ना, अगर तुम एक वर्कशॉप के अंदर काम भी करते हो तो एक जॉब शीट मिलती है ना, वो जॉब शीट में कुछ डायमेंशन रहती है, कहाँ पर क्या होना है उसके हिसाब से जो है बना हुआ रहता है। अगर तुमको पढ़ना ही नहीं आएगा कि होल कहाँ पर होना है, इसमें कहाँ पर कितनी दूरी पर कट लगना है, तो कैसे बनाओगे? फाइल भी तो तभी चलाओगे जब पता चलेगा कि इसको कहाँ से काटना है। दोबारा से बता देता हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन उस ड्राइंग का इस्तेमाल जो है सिर्फ इंजीनियरों के द्वारा होता है। पहली चीज तो ये समझो। दूसरा, ये जो ड्राइंग होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें डायमेंशन रहेंगी, माप, प्रॉपर माप के साथ बनती हैं, और कुछ रूल होते हैं, नियम, उसके हिसाब से बनती हैं। अब वो रूल क्या है वो बाद में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। जैसे कुछ लाइनें हैं तो हर लाइन का अपना अलग इस्तेमाल है। ठीक है, किस चीज़ को कहाँ पर बनाना है, कौन सा व्यू कहाँ पर बनेगा, उसका अपना एक प्रॉपर पैटर्न है। उसको तुम दुनिया में कहीं भी लेके जाओगे तो हर बंदा उसको देख करके पढ़ सकता है जो इंजीनियर होगा, जिसने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी। ठीक है, फिर इसके अंदर आते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ये काम के हिसाब से। सिविल मतलब कि जो मकान, बिल्डिंग, पुल, स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बना रहे हैं उससे रिलेटेड जहाँ पर ड्राइंग बनेगी सिविल ड्राइंग में आएगा। इलेक्ट्रिकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, इसमें ट्रांसफार्मर है ना, कहाँ पर एक एक खंबा तक पूरा काउंट होता है इसमें, कहाँ पर कौन सा खंबा लग रहा है, कहाँ से कितना मोटा वायर जा रहा है, कितने किलोवाट की बिजली रहेगी, कितना बड़ा कहाँ पर ट्रांसफार्मर लग रहा है, तो वो सारा कुछ इसमें आएगा। मैकेनिकल वाले में मशीनों के बारे में है। जैसे लेथ मशीन मान के चलो, लेथ मशीन का अगर जब पहली बार बनी होगी तो आजकल तो ऑटोकैड वगैरह है, कंप्यूटर में ड्राइंग बन जाती है। उस समय तो किसने ऐसे हाथ से ही बनाई होगी ना ड्राइंग। पुराने ज़माने में ड्राइंग ऐसी बनती थी। अब इनका यूज नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ को अगर समझना है तो उसका बेसिक तो समझना ही पड़ेगा। वही वाली बात है। नहीं तो अगर आज हम देखें तो आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल हम करके डायरेक्ट बना सकते हैं मशीन को, और तो और चलते हुए भी दिखा सकते हैं प्रॉपर कैसे चलेगी बनने के बाद। सिमुलेशन बोलते हैं उसको। तो वो सारी चीज़ें हैं। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में, जैसे हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं या रेखागणित बोलते हैं जिसको, उसमें हम ज्योमेट्रिकल ड्राइंग बनाते हैं ना, त्रिभुज बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, ये सारी चीज़ें वो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बताओ, नहीं आया समझ में? नहीं आ पा रहा है? क्या आया समझ में? क्या होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग? तुमने तो उतने सारे पेज भर भी दिए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। कॉपी के अंदर दिख रहे थे कुछ त्रिभुज बने हुए सब। अरे कॉमर्स वाले से बनवाए थे। जो भी है, मतलब हो चुका है ना तुम्हारे में। अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि एक नॉर्मल ड्राइंग हम बोल, तुम इतना समझ पाए इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है। कोई भी मशीन बन रहा है, कोई स्ट्रक्चर बन रहा है या कोई मशीन का पार्ट बन रहा है, उसको विद डायमेंशन, प्रॉपर नाप के साथ, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे। ठीक है, वो होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और किसी भी चीज़ को देख करके बना दिया या अपने मन से कुछ सोच करके बना दिया, वो होती है ड्राइंग। ठीक है, जैसे सामने चेयर पड़ी हुई है, मुझे चेयर बनानी है, मैंने पेंसिल पकड़ी, पेन पकड़ी, कॉपी में बनाना शुरू कर दिया, वो होगी ड्राइंग। अगर मैं उसको प्रॉपर नाप करके कि कितना उसका हैंडल कितना बड़ा है, कहाँ से कितनी थिकनेस है उसकी, कितना उसका बैक वाला एरिया बड़ा है, कहाँ पर जो गोल है तो कितना रेडियस में गोल है, वो सारा कुछ के साथ नापते हुए बनाऊंगा मैं, तो तब वो कहलाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब जरूरी नहीं है कि पहले किसी वस्तु बनी है उसको देख करके मैं बना रहा हूँ, अपने मन से भी बना सकता हूँ ना चीज़ों को।
लेकिन वो प्रॉपर डायमेंशन के साथ में रहेंगे, विमाओं के साथ में। अब हम पढ़ने वाले थे इसमें इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग तो तब बनेगी जब हमारे पास ड्राइंग बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट होंगे, यानी कि उपकरण। पेंसिल से ही नहीं होता, और भी चीज़ें हैं। पेंसिल, कटर, इरेजर तो है ही है, उसके अलावा भी चीज़ें हैं। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है ड्राइंग बोर्ड। पेंसिल, इरेजर कहाँ इस्तेमाल करोगे? किसी में तो रखा होगा, एक सीट रखी होगी, हैं? ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक सीट रखी रहती है, ड्राइंग सीट, उसके ऊपर बनाते हैं। सीट में बनेगा ना, बोर्ड के ऊपर थोड़ी बनाना है। ड्राइंग बोर्ड एक टेबल की तरह समझ लो, ठीक है। तो इसमें जो है पहला आएगा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड करेंगे ना यार पहले, बेस। तो देखो ड्राइंग बोर्ड में क्या रहता है, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। जैसे ड्राइंग बोर्ड जो है पहले मैं बना देता हूँ, फिर बताऊँगा। इस टाइप का दिखता है ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा इसमें ढंग से बना नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दे रहा हूँ यहाँ से। बाकी इसके नीचे स्टैंड लगा रहेगा ड्राइंग बोर्ड के लिए। अब ये जो ड्राइंग बोर्ड है ना, सबसे पहली चीज़ तो है, ये बनता किसका है? ये बनता है सॉफ्ट लकड़ियों का, यानी कि मुलायम लकड़ियों से, जैसे कि चीड़ या कैल की लकड़ी होती है, या इंग्लिश में पाइन बोलते हैं, पाइन, पाइन, ठीक है। पाइन यानी कि चीड़, और कहीं पर कैल भी लिखा रहता है, शायद चीड़ को ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो यानी कि इतना ध्यान में रखना कि मुलायम लकड़ी से बना होता है। बोर्ड हमेशा बनेगा मुलायम लकड़ी से। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो है पट्टियों में बना हुआ रहता है। आजकल तो दूसरे टाइप के भी आते हैं, लेमिनेटेड वाले बोर्ड या प्लाईबोर्ड से जो बने हुए रहते हैं। पहले से जो बनते थे वो सारे ऐसे पट्टियों में बने रहते थे, यानी कि सिंगल एक लकड़ी काट के नहीं बनानी है चौड़ी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, पहले ऐसे पट्टियाँ ऐसी बनानी है, उसके बाद इनको जोड़ना है, फिर बनना है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते थे? ड्राइंग बोर्ड को पट्टियों में बनाने का जो कारण होता है ना, क्योंकि लकड़ी जो है, मुलायम लकड़ियों में एक दिक्कत रहती है, वो नमी को सोख लेती हैं, ठीक है। जब नमी बरसात के मौसम में, या जैसे आजकल देख ही रहे हो, तो धीरे धीरे नमी बढ़ने का ही टाइम आ रहा है, तो नमी जब ज़्यादा होगी तो ये बोर्ड में क्या होता है, थोड़ा सा लकड़ी फैल जाती है। और जब लकड़ी नमी को सोख करके फैल जाती है तो ड्राइंग बोर्ड का आकार चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है पट्टियों का। तो पट्टियाँ अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बनाओगे तो वो गैप भर जाएगा जब वो बोर्ड फैलेगा, तो समझ रहे हो। तो लकड़ी फैलती है तो उसको फैलने से बचाने के लिए, जैसे धातु फैलती है गर्मी से, गर्मी अगर गर्म करोगे धातु को तो धातु फैलेगी, ऐसी जब नमी होती है तो नमी से लकड़ी फैलती है, ठीक है। तो इसको पट्टियों में बनाया जाता है। इन पट्टियों को बोलते हैं स्ट्रिप्स, ठीक है। और ये जो दो नीचे दिख रहे हैं इनको बोलते हैं बैटन। ये बैटन में कीलें लगी हुई रहती हैं, स्क्रू, उससे ये सारी पट्टियां आपस में जुड़ी रहती हैं। यानी कि पट्टियां रखी तुमने, पीछे से ऐसे बैटन रखा, इसको ठोकते गए तो सारी आपस में जुड़ जाएंगी पट्टियां, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो बोर्ड है ये कितने डिग्री पर झुका हुआ रहता है? तो ये लगभग जो है 20 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। एकदम जैसे ये वाला टेबल है, सीधे है, सीधे नहीं रहता है, वो कुछ इस तरीके से रहेगा, आगे की तरफ को ऐसा हल्का चाहिए, ठीक है। तो ये 20 डिग्री का एंगल होता है, ये पूछा भी जाता है कई बार। ये पट्टियों को बोलते हैं बैटन, ये भी पूछा जाता है जिससे जोड़ी जाती हैं, ठीक है। ये हुए तिरछी वाली जो दिख रही है ऊपर स्ट्रिप्स, इनको जिससे जोड़ते हैं ये कहलाता है बैटन। उसके अलावा इसमें टेबल में एक ये वाला हिस्सा जो बाईं तरफ का दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्किंग एज या एबनी एज बोलते हैं इसको। ठीक, एबनी एज या इसको बोलते हैं वर्किंग एज। अब इस एबनी एज का
काम क्या है, यहाँ पर तुम्हारा ट्राई स्क्वायर लगता है, टी स्क्वायर बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर नहीं टी स्क्वायर। ठीक, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, टी स्क्वायर इस तरीके से, बल्कि यहाँ तक बनेगा पूरा, ये 4 स्क्रू रहते हैं। तो इस टी स्क्वायर को यहाँ पर लगाते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये ब्लेड इसकी, ये हो गया स्टॉक और स्टॉक। ठीक है, तो ये स्टॉक वाला हिस्सा यहाँ पर लगेगा वर्किंग एज या एबनी एज पे, और ये ब्लेड जो है इस पूरे बोर्ड के ऊपर ऐसे सरकाने का काम करते हैं। इससे पैरेलल लाइनें खींचते हैं हम, क्षैतिज रेखाएं, या अगर एक रेखा के पैरेलल में समांतर में दूसरी रेखा खींचनी है तो तब इसका इस्तेमाल होता है। और इसके ऊपर हम सेट स्क्वायर वगैरह भी रखते हैं। भाई इधर देख रहे, सुन ले, क्या बोला मैंने? किसका बना होता है? वो तो बताया नहीं मैंने, पता कहाँ चलेगा अभी। बोर्ड किसका बना होता है? सॉफ्ट लकड़ी का, ठीक है, मुलायम लकड़ी का। लेकिन इस बोर्ड में ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम एबनी एज या वर्किंग एज कह रहे हैं, बाईं तरफ का, ये हमेशा बाईं तरफ वाला रहेगा। ठीक है, बोर्ड का बायां वाला हिस्सा, ये एबनी एज हमेशा हार्ड लकड़ी की बनती है। भाई इतना ध्यान रखना इसमें, ये क्वेश्चन आता है। एबनी एज या वर्किंग एज जिसको बोलते हैं, एबनी एज या वर्किंग एज, ये बनती है हार्ड यानी कि कठोर लकड़ी की। ठीक है नहीं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आबनूस की लकड़ी, या सागौन की भी कई बार लिखा रहता है। आबनूस जो है वो ब्लैक सागौन को बोलते हैं। एक सागौन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें जो ब्लैक वाली सागौन होती है उसे आबनूस कहा जाता है, और बाकी नॉर्मल सागौन की भी बनती है। तो ये बायां वाला हिस्सा ये हार्ड होता है, ठीक, और बाकी पूरा बोर्ड जो है वो सॉफ्ट रहता है। उसके अलावा ब्लेड की बात करें भी मैं बताऊंगा, और कुछ छूट रहा देख लेता हूं एक बार, इसको नोट कर लो तब तक। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर क्या करते हैं हम? ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसके ऊपर हम क्या करेंगे? इसके ऊपर हम सीट रखेंगे, ड्राइंग वाली सीट। ठीक है, उसके अलावा जो ड्राइंग का बोर्ड है ना, इसमें ये नो नॉट होता है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल होगा, इसमें कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए, जिसका ये बना रहेगा। नहीं, लकड़ियों के बीच में गांठें रहती हैं, देखा होगा, जहां पर से तने निकलते हैं, तो जब उसको काटोगे तो वहां पर एक गांठ जैसी बनी रहती है। बट इसमें जो है वो गांठ वाले हिस्से इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, गांठ रहित लिख देता हूं मैं। तो ये जो बोर्ड है ये क्या गांठ रहित लकड़ी से बना हुआ है, मुलायम लकड़ी है, जैसे चीड़ कैल, 20 डिग्री पर झुका रहता है। एबनी एज या वर्किंग एज कठोर लकड़ी की होती है। एबनी एज बोलते हैं बाएं वाले हिस्से को, ये वाले को। ठीक, उसके अलावा जो बोर्ड है ना, इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल हो रही है मुलायम लकड़ी है, इसको सीजनिंग, एक ऑपरेशन होता है जिसे बोलते हैं सीजनिंग। सीजनिंग के द्वारा तैयार किया जाता है इस लकड़ी को। सीजनिंग का मतलब ये प्लांट के अंदर इसको रखते हैं, ठीक है नहीं, मॉइस्चर भी डाल रहे हैं इसमें, इसको गर्म भी कर रहे हैं, इसको ठंडा भी कर रहे हैं। तो इसको मतलब ऐसा हम लकड़ी के साथ करते हैं कि पूरा एक है, मिट्टी के अंदर नहीं, पूरा एक, जैसे हम अगर लकड़ी को कई सालों तक छोड़ दें तो उसमें मौसम का प्रभाव पड़ेगा, कभी गर्म पड़ेगा कभी ठंडा पड़ेगा, तो उससे उसमें चेंज आता है। ठीक है, अगर लंबे टाइम तक हम छोड़ेंगे तो वो लकड़ी क्या हो जाती है, फिर वो चेंज को झेलने लायक बन जाती है। बट यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना कि पूरे सालों तक उस लकड़ी को छोड़ के रखें, तो हम इसको प्लांट के अंदर डालते हैं, और वही जो मौसम वाला प्रभाव है उसको हम थोड़े टाइम में उसके अंदर कर देते हैं। यानी कि गर्म करना है तो हम गर्म कर देंगे, ठंडा हम खुद से मतलब टेम्परेचर डाउन करके ठंडा करेंगे, तो उससे वो जो लकड़ी है उसमें पूरा एक मौसम वाला इफेक्ट आ जाता है। जैसे बाहर अगर हम रखें उसको सालों तक, उसमें जो चेंज आएगा बाहर रखने के बाद, वैसा ही चेंज वहाँ कुछ ही टाइम के अंदर आ जाता है प्लांट के अंदर। समझ रहे हो? उससे लकड़ी अच्छी रहती है, स्टेबल रहती है। ठीक है,
दूसरा इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना ड्राइंग बोर्ड में, वो है इसका साइज। क्या 16 का? 16 क्या मतलब? 16 मिलीमीटर, सेंटीमीटर? उतनी जो बड़ी A0 साइज की सीट है वो कितने सेंटीमीटर की होती है? चार्ट देखा है? चार्ट का साइज क्या होता है? उसको A0 बोलते हैं, चार्ट को A0। हाँ, वो उसका नाम है, उसका कुछ साइज होता है चार्ट का। ऐसे थोड़ी कि कुछ भी बन जाएगा, उसका प्रॉपर साइज होता है। जब बोर्ड का साइज है तो चार्ट का कैसे नहीं होगा? टेबल बनाई उसी के हिसाब से जाती है ताकि A0 वाला उसमें आराम से फिट आ जाए। और A0 का जो साइज होता है 1189 गुणा 841 होता है। 1189 मिलीमीटर गुणा 841 मिलीमीटर, यानी कि 118.9 सेंटीमीटर लंबाई और 84.1 सेंटीमीटर चौड़ाई। तुम 16 सेंटीमीटर बोल रहे हो, 16 सेंटीमीटर तो बता रहा हूँ। फिर ये पहले इतना तो लिखो, इसको मिटाऊँ मैं? भाई ड्राइंग बोर्ड के बारे में लिख रखा है। ड्राइंग बोर्ड जो है पहले तो गांठ रहित लकड़ी का बनता है, ठीक है? पूरे जो जिन हिस्सों से बनेगा इसमें कहीं पर गांठ नहीं होनी चाहिए। दूसरा मुलायम लकड़ी का बनता है, जैसे कि चीड़ और इंग्लिश में बोलते हैं पाइन उसको, या कैल। उसके अलावा सीजनिंग के द्वारा सीजनिंग प्रोसेस की जाती है, सीजनिंग प्रोसेस, ठीक है नी? प्लांट में सीजनिंग में क्या रहता है कि लकड़ी को जो है अलग अलग मौसमों से गुजारा जाता है, कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी नमी ज़्यादा कर दो, कभी नमी कम कर दो, तो पूरा एक साल भर वाला जो इफेक्ट है वो एक ही बार में आ जाता है उसमें। तो ये सीजनिंग प्रोसेस के द्वारा उससे लकड़ी जो है वो स्टेबल बन जाती है। उसके अलावा जो बोर्ड होता है ड्राइंग का, वो 20 डिग्री झुका हुआ रहता है। और जो बोर्ड है उसमें बाईं तरफ का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं वर्किंग एज या एबनी एज, ठीक है? और ये जो एबनी एज है ये कठोर लकड़ी का बनता है हमेशा, ठीक है नी? आबनूस की लकड़ी या सागौन की लकड़ी से। या कहीं पर सिंपल क्वेश्चन पूछता तो कठोर लकड़ी बोलता है वो बस। तो ये तो है ड्राइंग का बोर्ड। अब ड्राइंग बोर्ड के साइज पढ़ेंगे, या मैं इधर लिख देता हूँ, राइट साइड पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। ठीक, D0 से लेके D4। ड्राइंग बोर्ड के साइज के अलावा इसके नाम भी होते हैं, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या रहता है ना, साइज के अलावा नाम भी पूछता है। तो साइज है D0, D1, D2, D3 और D4। ये बोर्ड हैं, इनका साइज है 1500 गुणा 1000 गुणा 25। इसका होता है 1000 गुणा 700 गुणा 25। इसका होता है 700 गुणा 500 गुणा 15। ये है 500 गुणा 350 गुणा 15। और यह 350 गुणा 250 गुणा 15। ये साइज है मिलीमीटर में। देखो ये स्टैंडर्ड साइज होता है ड्राइंग बोर्ड का। D0 से लेकर के D4 तक के बोर्ड आते हैं, ठीक? D0 का साइज है सारा मैंने मिलीमीटर में लिखा है, 1500 गुणा 1000 गुणा 25। मोटाई है उसकी 25। इसको याद करने की थोड़ा सा ट्रिक समझ लो। अगर तुम्हें एक याद रहेगा ना, 1500 गुणा 1000 गुणा 25, तो इसका लगभग आधा। ड्राइंग शीट में तो पूरा ही आधा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 1000 जो इसमें मतलब जो इसमें सबसे बड़ा है ना, अगले वाले में उसको छोटा कर देना है, यानी कि आधा कर देना है। तो इसमें क्या बचा? 1000, तो 1000 लिख लो। 1500 का 750 होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर 700 आता है बस, ठीक है? 750 नहीं करना है, 700 लिखना है। और ये 25 का तो 25 ही आएगा। उसके अलावा फिर जो तीनों है इसमें बोर्ड की मोटाई 15 हो जाती है। 700 का 700 आ गया, 1000 का आधा होके 500 चला गया। फिर अगले वाले में 500 ये आ गया, और 700 का आधा 350 हो गया। फिर 350 वाला सेम आ गया, 500 का आधा 250 हो गया। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, ट्रिक समझ लो। ये है ड्राइंग बोर्ड का साइज मिलीमीटर में। इसके नाम होते हैं, पहले वाले को बोलते हैं एंटीक्वेरियन,
दूसरे वाला होता है डबल एलिफेंट, फिर होता है इंपीरियल, हाफ इंपीरियल, क्वार्टर इंपीरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे पेपर में पूछेगा कि जो डबल एलिफेंट ड्राइंग बोर्ड है उसका साइज़ कितना होता है। 4 ऑप्शन दे देगा। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए डबल एलिफेंट बोलते किसको हैं, उसके बाद ही तो करोगे। तो ये जो D0 है, देखो D0, D1, D2, D3, D4, ये ड्राइंग बोर्ड का है तो D से लिखते हैं इसको। कई पहले से B भी लिखते थे, बट स्टैंडर्ड के हिसाब से अब ये D आता है। नहीं तो पहले B0, B1, B2, B3 करके लिखते थे इसको बोर्ड के लिए ना। अब ये ध्यान रखना बस, D0, D1, D2, D3, D4, D4 तक के हैं। D0 वाले का साइज तुम्हें पता है। इस D0 वाले को बोलते हैं एंटीक्वेरियन, ठीक, इसका नाम है। D1 वाले को बोलते हैं डबल एलिफेंट, D2 वाले को बोलते हैं इंपीरियल, D3 वाले को बोलते हैं हाफ इंपीरियल और D4 वाले को बोलते हैं क्वार्टर इंपीरियल। ये बोर्ड के नाम हैं। क्वार्टर, क्वार्टर ये तो पता ही होगा, 1/4। ये दूसरे तरीके का क्वार्टर पता है, दोनों बताएं। और इसमें जो है ना, इसी के आगे यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो अगला एक खाना बना लेना, मैं यहाँ बना देता हूँ। इसमें लिख देना सीट यूज्ड, मतलब कौन सी सीट यूज होती है। तो D0 वाले में A0 सीट इस्तेमाल होगी, D1 वाले में A1, D2 वाले में A2, D3 वाले में A3, D4 वाले में A4 सीट। ये सीटों के साइज हैं जो बोर्ड में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर हमको D3 साइज के सीट में काम करना है तो हमको D3 साइज का बोर्ड चाहिए कम से कम। ठीक, यहां तक कुछ कंफ्यूजन है किसी को? लिख लो फिर बता देना मुझे। ये सब अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, जो ये ड्राइंग बोर्ड वगैरह हम देख रहे हैं, ये आते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि ड्राइंग बनाने के उपकरण। ये वाला नाम है, ये देखो, ये इंपीरियल है, ये हाफ इंपीरियल है, ये क्वार्टर इंपीरियल है। ऐसे ध्यान रख लो, ये पूरा इंपीरियल, ये उसका आधा। अब आधे का आधा करोगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि क्वार्टर। इंपीरियल, हाफ इंपीरियल, क्वार्टर इंपीरियल। ऊपर के दो हैं एंटीक्वेरियन और डबल एलिफेंट। ये पूछे जाते हैं, जो मेन है वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अब 1-2 दिन में इतना पूरा शुरू से तो निपटाया नहीं जा सकता। वैसे भी जो आते हैं बस उतना ही लिखो। बट ड्राइंग बोर्ड के थोड़ा सा ये चीज़ें देख लेना, जैसे बैटन क्या होते हैं। तो बैटन ये नीचे वाली स्ट्रिप है, ये लकड़ी की, ठीक है। इनसे ये जो ऊपर के जितने भी स्ट्रिपें दिख रही हैं, इनको जोड़ा जाता है इसमें कील ठोक करके स्क्रू से। और ये बायां हो गया इसका वर्किंग एज, या एबनी एज बोलते हैं उसको। और एबनी एज जो है वो हार्ड वुड का बनता है, कठोर लकड़ी का। बाकी जो बोर्ड है वो सॉफ्ट वुड का बनता है। लिख लिया? हो गया? मिटा दूं? इधर का मिटा देता हूँ मैं, ये वाला। दूसरा हम पढ़ेंगे T²। T² मैंने बना रखा है, इसमें 2 हिस्से होते हैं ध्यान रखने लायक। एक है ब्लेड, एक है स्टॉक, ठीक है। और ये बनता है हमेशा हार्ड वुड का।
यानी कि कठोर लकड़ी का और अन्य जो पदार्थ होते हैं इसको बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल होता है प्लास्टिक, उसका भी बनता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का भी बनता है और सेलुलॉइड का भी बनता है, ये भी एक तरीके का प्लास्टिक ही है। बाकी मेनली ये जो है कठोर लकड़ी का बनता था, अभी भी बनता ही होगा। ठीक, ठीक है। कठोर लकड़ी में क्या आएगा, जैसे सागौन हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वो एक कठोर लकड़ी है, तो ये सागौन आ जाएगा इसमें। चल ही ना रहे यार, और नहीं है क्या ये, हो गया पता नहीं कहाँ। वो चल ही नहीं रहे हैं तो सर, ये तो चल ही नहीं रहे, फिर से लिखा कैसे जाएगा। कठोर लकड़ी के आगे लिख लेना, जैसे सागौन कौमा में महोगनी, महोगनी भी एक लकड़ी होती है, वो भी कठोर होती है। बाकी मेन वैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, नहीं तो तुम कहाँ गिरा है। हाँ दिखाओ तो, ये चल रहा है क्या, ये तो वैसी, ये भी पुराना ही लग रहा है देखने में, ये भी वैसी है जब तक चल जाए। ठीक है। टी स्क्वायर क्या है, कठोर लकड़ी का बनता है, जैसे कि सागौन या महोगनी, ये लकड़ियों के प्रकार हैं अलग अलग टाइप की। अन्य में ये प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या फिर सेलुलॉइड का भी बनता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लकड़ी का ही बनेगा। उसके अलावा टी स्क्वायर का काम क्या है, तो टी स्क्वायर का जो स्टॉक वाला हिस्सा देख रहे हो, ये यहाँ साइड में फंसता है, इसमें जगह बनी रहती है, और उसके बाद ये ब्लेड इसके ऊपर रहेगी। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं हम, क्षैतिज रेखाएं खींचने का काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के काम आता है। ठीक है, पैरेलल लाइन बनाता है सीट के ऊपर, और ये जो है सेट स्क्वायर जो होता है उसको सपोर्ट भी करता है, सेट स्क्वायर को सपोर्ट करता है। यानी कि इसके ऊपर सेट स्क्वायर रखते हैं यहाँ पर लगाने के बाद। ठीक है, यहाँ ऊपर ये यहाँ पर आएंगे सेट स्क्वायर बने हुए। ठीक, अभी सेट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसे रखते हैं उसको। यहाँ तक कोई डाउट? फिर इसका साइज है, इसका भी तो ये है T0, T1, T2, T3। T0 का होता है 1500, ये ब्लेड की लंबाई बता रहा हूँ मैं, इसका जो साइज है ये ब्लेड की लंबाई के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, तो ये 1500 mm है, ये सब मिलीमीटर में रहेंगे। इसका होता है 1000, इसका है 700 और इसका है 500। ठीक, मिलीमीटर में। मैं जितना बोल्ड जो है ये लंबा रहेगा उसी के हिसाब से रहेगा ना टी स्क्वायर। जैसे हम इसमें देख रहे हैं T0 वाले में बोल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा कौन सा है, 1500 वाला है, तो टी स्क्वायर की लंबाई 1500 हो गई। T1 में 1000 है तो 1000, उसके अलावा इधर 700 है और इधर 500 है, इसके लिए तो इस्तेमाल ही नहीं होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? ब्लेड की लंबाई है वो मिलीमीटर में। ये क्या पढ़ा हमने, टी स्क्वायर। अब पढ़ेंगे सेट स्क्वायर। टी स्क्वायर टी जैसा ही दिखता है तो इसलिए इसका नाम टी स्क्वायर है, तो थोड़ा वैसे ध्यान में रख सकते हो। अब सेट स्क्वायर देखते हैं क्या होते हैं। सेट स्क्वायर तुमने देखे भी होंगे, जो ज्योमेट्री बॉक्स आता है उसके अंदर मिलते हैं सेट स्क्वायर। उनका इस्तेमाल पता नहीं होगा अभी तक क्या इस्तेमाल होते हैं वो।
वो ऐसे त्रिभुज जैसे रहते हैं ना, तो ये ऐसे देखें ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दो, इनको बोलते हैं सेट स्क्वायर। ठीक है, ये सेट स्क्वायर जो है मटेरियल इनका भी वही रहेगा, प्लास्टिक रहेगा। पुराने टाइम पे लकड़ी के भी बने हुए आते थे, वुडन और सेलुलॉइड। तो मेन इसमें प्लास्टिक और सेलुलॉइड के लिख लो भाई। अभी जो है खर्चे के हिसाब से भी और वैसे भी प्लास्टिक वाले ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि सस्ते मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट बनाने आसान होते हैं, मतलब पारदर्शी बना सकते हैं उनको। लकड़ी वालों में क्या है, जो बनेगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगा। दूसरा, उसके लिए लकड़ी मिल रही है तो पेड़ से काटनी पड़ रही है, तो खर्चा ज़्यादा आता है। लकड़ी की हर चीज़ महंगी होती है। अब आजकल तो टेक्नोलॉजी है तो इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नहीं तो लकड़ी का इस्तेमाल उतना अब नहीं होता है। पेड़ बचाने ज़रूरी हैं, समझ रहे हो। तो सेलुलॉइड ये भी एक तरीके का रेजिन ही होता है। ठीक है, दूसरा ये जो है दो के सेट में आते हैं हमेशा। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखोगे तो जो इनका सेट है वो होता है, एक को बोलते हैं 30, 60, 90 और एक को बोलते हैं 45, 45, 90। अब ये होते क्या हैं, तो ये जो है एक कोण तो इसमें 90 डिग्री का सबको ही दिख रहा होगा ये। ठीक है, इसमें भी 90 डिग्री का है ये वाला हिस्सा, लेकिन इसमें क्या है, एक एंगल 60 रहेगा, एक 30 रहेगा, जबकि इसमें दोनों 45 रहेंगे, यानी कि ये भुजाएं दोनों बराबर होंगी इसकी, जबकि इसमें एक भुजा लंबी एक थोड़ा छोटी होगी। ठीक है, तो ये कोण जो है, ये ऊपर वाला 60 डिग्री, ये 15 डिग्री, इसमें दोनों 45 डिग्री, तो इसलिए इसके हिसाब से नाम है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये 60 डिग्री का है, ये है 30 डिग्री का। ठीक, और यहाँ पर ये है 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का, उसी के हिसाब से नाम है। और यहाँ पर तो 90 डिग्री है ही। तो 30, 60, 90, 45, 45, 90 दो के सेट में आते हैं ये। इनका इस्तेमाल क्या होता है, तो इनका इस्तेमाल एक तो है लंबवत रेखाओं के लिए, परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए। दूसरा इनका होता है 15 डिग्री के गुणज में कोण बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है, क्योंकि इसमें 30, 60, 90 है, 45, 45, 90 लोगों को लगता है 15 डिग्री तो वहीं दिख नहीं रहा है इसमें, तो कोण कैसे बनेगा। ठीक है, तो 15 डिग्री दिखना नहीं हो, 15 डिग्री के कोण बन जाते हैं, क्योंकि 30 की तुम लाइन, 45 का तुम लाइन खींचोगे, फिर उसी के नीचे रख के 30 की लाइन खींचोगे, तो बीच का कोण 15 डिग्री निकल के आएगा। तो 15 के गुणज में तुम बना सकते हो इससे। तो इसमें पहला चीज़ क्या है, लंबवत रेखा, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन्स खींचने के लिए। ठीक, दूसरा इसमें है 15 डिग्री के गुणज में कोण बनाने के लिए। 15 डिग्री के गुणज का मतलब क्या है, एलसीएम में हमने पढ़ा था ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल यानी कि गुणज। गुणज का मतलब 15 डिग्री भी बना सकते हो, और 15 की टेबल में जितने कोण आ रहे हैं वो सारे बना सकते हो। 15, 30, 45, 60, 75, 90 वो सारे इनसे बन जाएंगे। दो के सेट में आते हैं 30, 60, 90 और 45, 45, 90। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रोटेक्टर, प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर यानी कि चांदा। ठीक है, प्रोट्रैक्टर, प्रोटेक्टर नहीं कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर माने रक्षा करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। ये प्रोट्रैक्टर है, इसको हिंदी में बोलते हैं चांदा। तो ये तुमने देखा भी होगा चांदा। अरे क्या है भाई, चल ही ना रहा कोई भी, किनारे सब सूख गए इधर।
चांदा, चलो जो भी चलता हुआ दिखाई दे। चांदा, चांदा कैसा होता है वो तुमने देखा होगा, ऐसे सेमी सर्कल का जैसा दिखता है, ठीक। इसका इस्तेमाल क्या होता है, हैं? किसी को पता है? इसका इस्तेमाल होता है कोण बनाने के लिए, ठीक। तो ये जो है कोण बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी लीस्ट काउंट कितनी रहती है? चांदा की लीस्ट काउंट कितनी होती है? लीस्ट काउंट मिनिमम कितना बना सकते हो उससे कोण, चांदा से? मैं तेरे को 30 डिग्री बनाने के लिए दे रहा हूँ, 30 डिग्री बनेगा चांदा से, तो लीस्ट काउंट 180 कैसे कह रहा है भाई? लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम कितना बना सकते हो, कितना? 1 डिग्री, उससे छोटा नहीं बनता इससे, ठीक है। तो 1 डिग्री, ऐसा नहीं कि इससे छोटे कोण नहीं बनते हैं, कोण छोटे बहुत सारी चीज़ें होती है बनाने के लिए, लेकिन इससे जो है 1 ही डिग्री बनता है। एक आता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से बनता है 5 मिनट की एक्यूरेसी के साथ कोण। उससे भी नीचे चाहिए अगर कोण नापने के लिए तो तुम साइन बार का इस्तेमाल कर सकते हो। बनाने के लिए फिर ऑटो कैलीमेटर करके आती हैं और चीज़ें होती हैं, उनसे बनते हैं, नापे भी जाते हैं। लेकिन ये प्रोटेक्टर है, बनता किसका? मटेरियल वही प्लास्टिक और सेलुलोइड, जो इसका लिखा था ना वही लिख देना यहाँ पर भी, प्लास्टिक एंड सेलुलोइड। मैं पहले छोटे वाले करा रहा हूँ, फिर ड्राफ्टिंग मशीन वाला बाद में पढ़ाएंगे ना, इसमें पढ़ाऊंगा लास्ट में, क्योंकि मेन 2 चीज़ें मैंने अभी बताई नहीं है। एक तो ड्राफ्टर, जो मिनी ड्राफ्टर या ड्राफ्टिंग मशीन जो होती है, जिसका इस्तेमाल ईडी में करते हैं मेनली, और दूसरा पढ़ाना है जो सीट जिसके ऊपर ड्राइंग बनती है, उसके साइज़ भी आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे मोटे आइटम जो है इनको पढ़ा दे रहा हूँ पहले। और ठीक है नहीं, कोण बनाने के लिए होता है, और या किसी सर्कल को डिवाइड करने के लिए, यानी कि वृत्त को डिवाइड करने के लिए, वृत्त के हिस्से करने के लिए। एक वृत्त बना रहे हैं, मुझे उसको अलग अलग कोण में डिवाइड करना है, तो प्रोटेक्टर से कर पाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक, अब ये लिख दिया होगा इधर वाला। अब बात करेंगे पेंसिल की। हो गया आधा ही घंटा। ऐसे टाइम हो गया होगा सर। ठीक है, पेंसिल। पेंसिल क्या होती है तो सबको ही पता है, इस्तेमाल इसका ड्राइंग बनाने के लिए जो मेन अपना औजार है वो पेंसिल है, हथियार, ठीक। तो पेंसिल बनती किससे है? तो मैकेनिकल पेंसिल की नहीं पूछ रहा मैं, वो लकड़ी वाली जो होती है, लकड़ी से तो बाहर का होल बनेगा, अंदर क्या रहता है उसमें? ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट प्लस एक मिट्टी होती है जिसे बोलते हैं काउलिन, ग्रेफाइट और काउलिन को मिला के एक टाइप की चीनी मिट्टी होती है। इन दोनों को मिला के इसको पका के फिर बनता है जो अंदर की लीड होती है उसकी, खाली ग्रेफाइट नहीं होता है वो, ठीक है। काउलिन की मात्रा से ही डिपेंड होता है पेंसिल कैसे बनेगी। काउलिन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो पेंसिल हार्ड हो जाएगी, काउलिन की मात्रा अगर कम रखेंगे तो पेंसिल सॉफ्ट रहेगी। तो यहाँ पर पेंसिल के हम ग्रेड पढ़ते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा, पेंसिल जो है उसका क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन समझते हो, ये होता है हेक्सागोनल, ताकि बोर्ड में इधर उधर लुढ़क न जाए। अगर ड्राइंग बोर्ड है तिरछा है, ऐसे 20 डिग्री पे झुका हुआ, मैंने बताया अगर मैं उसमें पेंसिल रखूंगा तो लुढ़क के नीचे गिर जाएगी, तो इसलिए उसको हेक्सागोनल बनाते हैं ताकि वो एक बार रखे रहें तो वहाँ पर टिकी रहेगी वो, अगर बोर्ड के ऊपर रखते हैं तो, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन है हेक्सागोनल। बाहर से तो लकड़ी की रहती है, लेकिन अंदर इसके अंदर ग्रेफाइट और काउलिन का मिक्सचर भरा हुआ होता है। काउलिन एक तरीके की चीनी मिट्टी समझ लो तुम, उन दोनों को पका करके, और काउलिन की मात्रा से ही पेंसिल हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी, ये चीज़ निर्भर करती है उस पर, ठीक है। काउलिन की मात्रा अगर कम रहेगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं,
काउलिन अगर कम रहेगा तो पेंसिल सॉफ्ट बनेगी, ठीक है, और काउलिन अगर ज़्यादा रहेगा तो पेंसिल हार्ड बनेगी, ठीक। सॉफ्ट पेंसिल ज़्यादा डार्क होती है ग्रेफाइट के कारण, ठीक है, ब्लैक होती है ब्लैक। तो सॉफ्ट पेंसिल कैसी होती है? ब्लैक। और ब्लैक होती है तो इसलिए उसको बी ग्रेड से लिखते हैं, अभी पढ़ोगे तुम, बी, 2B, 3B, 4B, HB ऐसे करके। और हार्ड वाली पेंसिल जो है, हार्ड है तो उसको H से लिखते हैं, H मतलब हार्ड, ठीक हो गया। हाँ हाँ, तो H का मतलब क्या है उसमें? हार्ड। H कम हार्ड होगी, 2H उससे ज़्यादा हार्ड होगी, 3H उससे ज़्यादा हार्ड होगी, इस तरीके से। टोटल हम लगभग यहाँ पर पढ़ते हैं 18 पेंसिलें, 18 ग्रेड की पेंसिल, ठीक, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लो इनको। हम सबसे पहले बीच में लिखते हैं HB। HB जो है मिक्सचर है दोनों का, ये ठीक ठाक हार्ड और ठीक ठाक डार्क भी होती है। इससे राइट को जाएंगे तो आती है फाइन, F। इसके बाद शुरू होती है H, यार लिख नहीं रहे, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H। 9H इधर हो गए, लेफ्ट को आएगा इसका B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। वैसे तुम नेट में देखोगे तो तुम्हें 9B तक देखने को मिलेगा, होती है 9B तक, पर यहाँ ड्राइंग में उतना इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर 7B काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, तो उससे ज़्यादा ब्लैक लाइन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं इसमें। वो ड्राइंग और शेडिंग में इस्तेमाल होती है जो 9B तक की है। जब वो वाली ड्राइंग बनाते हैं ना हम पेंसिल से, जो सौरभ जोशी बनाता है, उसमें बाल बनाने के लिए या शेडिंग करने के लिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल चाहिए, तो वहाँ इस्तेमाल होता है उनका। यहाँ हम 7B तक करते हैं, तो लेफ्ट साइड में जाओगे 7B तक, राइट में 9H तक। जितनी ज़्यादा पेंसिल हार्ड होगी, यानी कि ये क्या है, हार्ड है, ये उससे ज़्यादा हार्ड है, उससे ज़्यादा हार्ड है, सबसे ज़्यादा हार्ड 9H, और इसमें सबसे ज़्यादा सॉफ्ट 7B, ठीक। सॉफ्ट रहेगी तो ब्लैक रहेगी, तो सबसे ज़्यादा डार्क कौन सी पेंसिल होगी? ये वाली। सबसे कम डार्क कौन सी होगी? वो वाली। डार्क अगर ज़्यादा है, ये वाली ना, बताया मैंने तुमको, तो ये सॉफ्ट है। वो हार्ड है तो उसका इस्तेमाल बारीक लाइनों के लिए किया जाता है, जितनी ज़्यादा हार्ड होती जाएगी उतनी बारीक लाइनें बनेंगी उससे। और ये HB आती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जनरली अपनी डेली लाइफ में, बीच में आती है। तो यहाँ तक समझ में आया? तो इनको गिनोगे तो ये लगभग 18 हो जाएंगे। 9 तो इधर हो गए, 10, 10, 11 और उधर 7 और 18 पेंसिलें हैं। 18 ग्रेड की पेंसिल जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और पेंसिल को हार्ड या सॉफ्ट कैसे बनाते हैं? तो वो बनाते हैं इसमें काउलिन की मात्रा को कम या ज़्यादा करके। ज़्यादा रहेगी काउलिन की मात्रा तो पेंसिल हार्ड बनेगी, कम रहेगी तो पेंसिल सॉफ्ट बनेगी, ठीक है। ये दिख पा रहे हैं पीछे तक? दिख तो नहीं रहे होंगे, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता इनका, अब इससे ज़्यादा डार्क नहीं हो पाएगा। अब हम पढ़ेंगे इरेजर, यानी कि मिटाने वाला जो रबर होता है। ठीक, इरेजर मिट भी ना पा रहे इससे तो। नहीं चल रहा है, ये तो चलेगा नहीं तो कैसे पढ़ेंगे इसमें फिर। पानी डालो इसमें। हाँ इसमें वो डलता है यार, इंक डलती है इसकी, नहीं तो इसमें वो डल जाता है अपना। है वो रूम पे इंक रख के क्या करना है फिर, वो ज़रूरत यहाँ है उसकी। ठीक, इरेजर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, नहीं चलेगा ये, जैसा भी लिखा जा रहा है देख लो इसमें।
ये जो आपने लिख रहा था क्यों देखो रबर का इस्तेमाल सबको पता है, इरेजर का मिटाने के लिए प्रयोग होता है ना। 4 तरीके के इरेजर होते हैं जनरली। पहला है रबर वाला इरेजर, ठीक है, ये जनरल पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। जनरल पर्पज मतलब सामान्य प्रयोजन के लिए ये वाला इस्तेमाल होता है। और ये जो नेचुरल रबर होती है ना, रबर का एक पेड़ होता है, उससे दूध टाइप का निकलता है, उसको फाड़ करके उससे बनता है ये वाला रबर। सारा रबर उसी से बनता है अगर नेचुरल रबर की बात करें तो, ठीक। तो ये उससे बना होता है और उसके अंदर जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं आइसोप्रीन, ठीक है। ये सामान्य प्रयोजनों के लिए, जनरल पर्पज के लिए यही वाला रबर इस्तेमाल होता है। दूसरा है जिसको प्लास्टिक रबर या विनाइल रबर बोलते हैं। ये वाला रबर ये ज़्यादा अच्छे से मिटाता है, कहीं पर भी कुछ चीज़ लिख रखी है तो, और निशान कम रहते हैं उसमें कॉपी में मिटाएंगे, तो ये वाला मिटाने के लिए अच्छा है, अच्छी क्वालिटी में मिटाता है। मतलब कैसे लिखा जाए इसको, अच्छा मिटाता है लिख देता हूँ मैं, हाँ मिटाता है। डस्ट फ्री वाले में, डस्ट फ्री वाला होता है जैसे हम रबर से मिटाते हैं तो एक वो चूरे जैसे बन जाते हैं ना, उसको वो होती है डस्ट, तो इसमें सबसे कम बनते हैं डस्ट फ्री वाले में, ठीक है। तो मिनिमम क्रम्स, क्रम्ब बोलते हैं उनको, टुकड़े, तो सबसे कम इसी में बनते हैं। और नीडेड वाला जो है ये सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। और इस नीडेड वाले का जो प्रयोग किया जाता है ये शेडिंग के लिए करते हैं, यहाँ पर नहीं, शेडिंग के लिए। शेडिंग मतलब जैसे शेडिंग में प्रयोग, ये वो वाली ड्राइंग में इस्तेमाल होता है, नॉर्मल पर्पज वाली ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में उतना इस्तेमाल इसका नहीं है, या कहीं पर शेडिंग बनानी है अगर मशीन में 3D पार्ट बनाना है, शेडिंग करने, तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं नीडेड रबर का, ठीक है। 4 तरीके के रबर हैं। नेचुरल रबर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो पहले नंबर पे दिख रहा है रबर, और वो बनता है किससे, आइसोप्रीन से। उसका कंपाउंड होता है केमिकल आइसोप्रीन। वो निकलता कहाँ से, तो रबर का पेड़ होता है, पेड़ के अंदर से दूध जैसा निकलता है, उसको फाड़ करके उससे बनता है रबर, नेचुरल वाला रबर, ठीक। प्लास्टिक वाला ये कृत्रिम होता है, प्लास्टिक या विनाइल वाला, ये मिटाने के लिए अच्छी क्वालिटी में मिटाता है। तीसरा है डस्ट फ्री वाला, उसमें जो चूरे निकलते हैं रबर से और सबसे कम उसी में बनता है, डस्ट फ्री वाले में। और नीडेड वाला जो है काफ़ी सॉफ्ट रबर होता है और शेडिंग में प्रयोग होता है इसका, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर इसी के नीचे एक आता है जिसे बोलते हैं इरेजिंग शील्ड। तो इरेजिंग शील्ड क्या होती है? शील्ड का मतलब बचाना, प्रोटेक्ट करना एक तरीके से, ठीक है, ढाल हो गई वो। और इरेज का मतलब मिटाना, यानी कि कोई चीज़ को हम मिटने से बचा रहे हैं, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है इरेजिंग शील्ड का। जैसे मान के चलो मेरे को एक ड्राइंग बनानी है, मैंने कोई ऐसी ड्राइंग बनाई है, एक ये चौकोर बना दिया और यहाँ पर मुझे ये गोल वाला हिस्सा बनाना है, ठीक। अब मुझे यार मुझे लगा ये तो गलत बन गया है, तो मैं क्या करूँगा, उस इरेजिंग शील्ड का इस्तेमाल करूँगा। तो इरेजिंग शील्ड में क्या है ना, अलग अलग टाइप के स्लॉट कटे रहते हैं बीच में, प्लास्टिक की बनती है या सेलुलॉइड की बनती है, उसमें बीच में स्लॉट कटे रहते हैं, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार। तो उसको मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर रखूँगा और उसका इस्तेमाल करके मिटाऊँगा। तो सिर्फ ये जो वृत्त वाला हिस्सा यही मिटेगा, गलती से नीचे की लाइन नहीं मिटेगी, तो इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जो हिस्सा हमें मिटाना है सिर्फ उसी को मिटाने के लिए इरेजिंग शील्ड का प्रयोग होता है, बाकी दूसरा अगल बगल की चीज़ ना मिटे इसके लिए, ठीक है। लिख लेना इसको भी, इरेजिंग शील्ड में मटेरियल लिख लो, प्लास्टिक का, सेलुलॉइड का या मेटल का भी बना होता है, जिसमें एल्यूमिनियम या स्टील का भी बना हुआ हो सकता है, ठीक है। मेनली प्लास्टिक और सेलुलॉइड लिखो। और इरेजिंग शील्ड के बीच में खाने बने हुए रहते हैं, खांचे कटे हुए रहते हैं, इस टाइप का समझ लो, कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है। ऐसे एक ये चौकोर दिखेगी, इसमें बीच में कहीं पर त्रिभुज बने हुए हैं, कहीं पर वृत्त बने हुए हैं, कहीं पर ऐसे कर्व बने हुए हैं, कहीं पर रेक्टेंगल बना हुआ है, कहीं पर इससे छोटा वृत्त बना हुआ है, ठीक है नहीं, हेक्सागोनल बना हुआ है, इस टाइप के। तो ये अलग अलग शेप कटे रहते हैं। इसको हम लेके जाएंगे जहाँ पर मिटाना है उसके ऊपर रखेंगे और इसके हिसाब से मिटा देते हैं।
अगल बगल की चीज़ें नहीं मिटती हैं, सिर्फ जो बीच में इसमें हिस्सा है उतना ही मिटेगा। ठीक, फिर एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं फ्रेंच कर्व। इरेजिंग शील्ड के बाद अगला पॉइंट लिख लेना, फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का नाम से क्लियर है, कर्व है इसके नाम में, तो ये क्या है, वक्र बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि कर्व बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व ये कैसे दिखते हैं, कुछ अजीब अजीब से डिजाइन के मिलेंगे तुम्हें देखने के लिए, देख के बनाता हूँ मेरे को। दिख पा रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ, इस टाइप के टेढ़े मेढ़े बने हुए रहते हैं। नेट में देख लेना तुम गूगल में, क्योंकि बन तो पाएगा नहीं ऐसे यहाँ पर पेंसिल की, मतलब ये है। हाँ हाँ, ले आ भाई, अगर है तो जा ले क्या। हाँ तो ले क्या ना। तो फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल होता है कर्व बनाने के लिए, वक्र बनाने के लिए। ठीक है, सही, ठीक है। लो, यही है ना, तो कुछ ऐसे अजीब अजीब शेपों के दिखेंगे, इतने ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फ्रेंच कर्व। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे मान के चलो मुझे ड्राइंग में 2-3 पॉइंट हैं ये, ठीक, इसको मिलाना है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं इसको फ्री हैंड से मिला दूं, ऐसे सीधे मिला दूं और इस तरीके से, तो वो उतना अच्छा बन नहीं पाएगा। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर हमें कर्व बनाना है और वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेंच कर्व का, तो इनको रख करके इसके हिसाब से मिलाना शुरू करते हैं, तो ज़्यादा अच्छी फिनिश मिलती है। ठीक है, कोई भी कर्व बनता है उसको बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल होता है, मिलाने के लिए पॉइंट्स को। समझ में आ रहा है? बनते ये भी प्लास्टिक, सेलुलॉइड, इसी मटेरियल के हैं। लिखा? उसके बाद अगला है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, बोलते हैं इसको। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, तुमने वो देखा है सर्कल मास्टर, वो भी इसमें लिख सकते हो लिखने को। इससे पहले लिख लो सर्कल मास्टर, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें, बता रहा हूँ क्या होता है। सर्कल मास्टर एक कुछ इस टाइप का दिखेगा तुम्हें, इसके अंदर अलग अलग साइज के सर्कल बने होंगे, छोटे से लेके बड़े तक। समझ पा रहे हो? ये ऐसे सर्कल होते हैं जिनका बहुत बार इस्तेमाल होता है ड्राइंग में, और हमें बार बार हमको प्रोटेक्टर की ज़रूरत ना, वो कंपास की ज़रूरत ना पड़े, उसके चक्कर में हम सर्कल मास्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे डायमीटर के सर्कल बने होते हैं, और ऐसी होता है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट और इसमें डिफरेंस ये है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट के अंदर अलग अलग शेप बने होते हैं। जैसे इसके अंदर सिर्फ सर्कल नहीं रहेगा, इसके अंदर ट्राइंगल भी रहेंगे, इसके अंदर हेक्सागोनल भी रहेगा, इसके अंदर पेंटागोनल यानी कि पंचभुज वाला भी रहेगा, सर्कल भी रहेंगे 2-3। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के शेप रहते हैं इसमें ड्राफ्टिंग टेम्पलेट के अंदर।
इतना समझ में आया? कोई डाउट? मिटा दूं? ऊपर वाला तो मिटा दूं? अब एक इसमें लिखो स्केल, स्केल के बाद है कंपास, फिर है इसमें डिवाइडर। इनके बारे में मैं खाली नाम लिखा रहा हूँ, तुमको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। कंपास का तुम्हें पता है सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डिवाइडर का तुम्हें पता है किसी भी लाइन को डिवाइड करने के लिए वो दोनों नुकीले हिस्से रहते हैं इसमें, ठीक है ना। और स्केल में मटेरियल लिख लो इसका, तो इसका भी मटेरियल जो है वही प्लास्टिक है, लकड़ी है, या तो प्लास्टिक या लकड़ी यानी कि वुड, या सेलुलॉइड, और या जो है आइवरी। ये बहुत पुराने टाइम पर यूज़ होता था आइवरी से बना हुआ, अब तो इस्तेमाल बंद हो गया इसका। आइवरी बोलते हैं हाथी दांत को, तो अब इसका इस्तेमाल बंद हो चुका है, ठीक। अब ये प्लास्टिक वाले ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, अब ना लकड़ी के इस्तेमाल होते हैं ना ये आइवरी वगैरह के। आइवरी तो बहुत महंगी चीज़ होगी अब तो, हैं। एक हाथी को मारना पड़ेगा, दांत तोड़ने पड़ेंगे उसके दोनों, फिर उसको बनाना पड़ेगा। अब समझ ले कितनी मेहनत का काम है। बस देखो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो रेयर चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कोई मान के चलो कोई राजा को ड्राइंग बनाने का शौक है, वो लकड़ी का स्केल थोड़ी लेके घूमेगा, उसको तो महंगा चाहिए, तो वो ऐसी चीज़ें लेगा जो आसानी से जो है दूसरे के लिए ना मिले। उसके बाद स्केल देखो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, 150 mm वाला और एक 300 mm वाला, ये इस्तेमाल करते हैं ना। दो साइज होते हैं स्केल के, छोटा स्केल 150 mm का, बड़ा स्केल जो 1 फीट वाला होता है 300 mm का। 150 mm वाले की जो चौड़ाई होती है 20 मिलीमीटर होती है, और 300 mm वाले की होती है 35 मिलीमीटर। ठीक है, इतना और लिख लो। कोई डाउट? इसके बाद आता है इसको बोलते हैं बो कंपास। ये क्वेश्चन देखा था मैंने कहीं पर, बो कंपास या बो इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। बो का मतलब होता है धनुष, बो मतलब धनुष, कंपास मतलब कंपास ये वाला। तो इसका शेप ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इस तरीके के दिखेंगे तुम्हें, ऐसे टेढ़े बने हुए, ठीक है। मतलब इस टाइप का रहता है, समझ लो। और इनका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं 50 mm से छोटे वृत्त बनाने के लिए। यानी कि बहुत छोटे जब वृत्त बनाने होते हैं ना, तो बो कंपास का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक इसी का ठीक उल्टा समझ लो तुम, जिसको बोलते हैं ट्रेमल। इसका इस्तेमाल होता है बड़े वृत्त बनाने में। ठीक, तो ये छोटे वृत्त में इस्तेमाल होता है बो कंपास, बड़े वृत्त में इस्तेमाल होता है ट्रेमल। इस टाइप का दिखता है, एक साइड पर फिक्स लेग है, फिर यहाँ से जॉइंट है, फिर यहाँ पर एक और रहता है मूव करने वाला है। ऐसा कुछ कुछ ये हिस्सा फिक्स रहता है इसका, और ये सरक जाता है इधर उधर। ठीक, ये हो गया ट्रेमल, बड़े वृत्त बनाने में।
बहुत बड़े व्रत बनाने में। ये क्या है? इसको बोलते हैं रोल एंड ड्रॉ। रोल एंड ड्रॉ, ये ऐसा दिखता है कुछ कुछ। है ना, बस। तो इसका इस्तेमाल जो है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, ये सब लाइनें बनाने के लिए, छोटे मोटे सर्कल बनाने के लिए, और यहाँ पर एंगल बनाने का भी रहता है इसमें, बीच में यहाँ पर ये, तो यहाँ से एंगल बनाने का भी हो जाता है इसमें। तो ये सारे काम हो जाते हैं रोल एंड ड्रॉ से। बस नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं आ नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा बताने में ज़रूरी था। बहुत सारे हैं अभी तो। थोड़ा सा ड्राइंग शीट तक पढ़ लो, फिर छोड़ दूंगा। हैं बस कितना है, कितना पूरा कोर्स है तुम्हारा, एक बुक है इसकी, कितना क्या है। ड्राइंग शीट है 10-15 मिनट और लगेंगे, बस 10 मिनट। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ड्राइंग शीट उसके पूछे जाते हैं, ड्राइंग बोर्ड से है और ड्राइंग शीट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी कई बार आ जाता है, जैसे बो कंपास का इस्तेमाल होता है, और तुम्हें वो नाम तो सुना होना चाहिए ना, कहाँ इस्तेमाल होता है, बड़े व्रत बनाने में, छोटे व्रत बनाने में, लाइन खींचने में, या कुछ भी लिख दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जब नाम सुना होगा तो बता पाओगे कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। एक ये ट्रेमल जैसा ही और होता है, इसको बोलते हैं, इसमें लेंथनिंग बार लगा हुआ रहता है, इसको कहते हैं तुम्हारा बीम कंपास। ठीक है। ऐसा ही एक और होता है जिसे बोलते हैं बीम कंपास, उसको इसी के साथ ऐड कर लेना। बीम कंपास का इस्तेमाल भी बड़े वाले व्रत बनाने के लिए होता है। ट्रेमल के साथ ही नोट कर लेना, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। लिखा नहीं रहा हूँ ज़्यादा इसमें कुछ। ठीक, ट्रेमल के साथ एक और लिख लेना, बीम कंपास। इसका इस्तेमाल भी बड़े व्रत बनाने के लिए होता है। ठीक, लिखा यहाँ तक। इसको मिटाऊं फिर मैं, मिटा दो ना। अब लिखो ड्राइंग शीट। देखो मेन चीज़ तो यही है, एक तो ड्राइंग बोर्ड चाहिए, एक चाहिए ड्राइंग शीट। बाकी तो सब बनाने के हेल्प करने वाली चीज़ें हैं। ड्राइंग शीट ही नहीं रहेगी तो बनाओगे किस में। तो ड्राइंग शीट क्या होती है, जिसके ऊपर बनती है। अब ये दो तरीके की होती है ड्राइंग शीट। ठीक है, ड्राइंग शीट होती है दो तरीके की, एक होती है हैंडमेड और एक होती है मिल मेड।
पेपर मिल में जो बनती है, तो यहाँ पर जो इस्तेमाल की जाती है ना ड्राइंग के लिए हमेशा, वो इस्तेमाल की जाती इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो होती है मिल मेड। ठीक है, हैंडमेड वाली हाथ मतलब वो मैनुअली बनती है, लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसकी मोटाई हर जगह पर बराबर नहीं रहती है, यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होती है इसकी। जबकि मिल मेड वाली मशीनों से बनी रहती है तो इसकी मोटाई जो है हर जगह पर बराबर रहती है, यूनिफॉर्म थिकनेस होती है। ठीक, तो इसलिए मिल मेड का इस्तेमाल करते हैं। और ड्राइंग शीट ये जीएसएम सुना होगा तुमने, जीएसएम सुना है? जैसे A4 शीट लेने जाते हो तो अलग अलग रेट की रहती है, कोई बोलता है 70 जीएसएम की है, कोई कहता नहीं हमारी वाली जो 80 जीएसएम की दे रहे हैं हम 200 में इतने पेज। तो जीएसएम होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर। या जीएसएम का मतलब ग्राम स्क्वायर मीटर कहते हैं इसको। ठीक है, जीएसएम बोलते हैं ग्राम स्क्वायर मीटर ऐसे। और समझने के लिए ये वाला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो सीट है तुम्हारी A0 वाली सीट हमेशा 1 स्क्वायर मीटर की होती है, मैं भी लिखाऊंगा उसके बारे में। तो कोई भी पेज का ना 1 स्क्वायर मीटर का टुकड़ा लेते हैं, यानी कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, उसका करते हैं वजन। तो जितना उसका वजन अच्छा होगा पेपर की क्वालिटी उतनी बेटर मानी जाएगी। 70 जीएसएम का मतलब उस 1 स्क्वायर मीटर के टुकड़े का भार कितना है? 70 ग्राम। 80 जीएसएम यानी कि उससे 10 ग्राम ज़्यादा हो गया, तो 80 जीएसएम वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का पेपर होगा, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा भी मिलेगा। ठीक है, जीएसएम होता है पेपर की वेट बता रहा है। और जो ड्राइंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है 90 जीएसएम का पेपर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 90 जीएसएम इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इतना समझ में आया? जीएसएम क्या होता है समझ में आया? किसी पेपर के 1 स्क्वायर मीटर टुकड़े का भार कितने ग्राम है वो बता रहा है जीएसएम। यानी कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा अगर हम उस पेपर का टुकड़ा ले लें तो उतना भारी होना। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये 90 ग्राम भारी होगा, जिस ड्राइंग शीट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 90 जीएसएम होता है। देखो शीट कुछ कुछ ऐसी दिखती है। एक बड़ा सा चार्ट हमारे पास पड़ा है, जब हम उसको रखेंगे तो इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मार्जिन बनाते हैं। बाईं साइड वाला थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। ठीक, यहाँ मैंने ये हर उसके हिसाब से अलग अलग है। जैसे तुम अपनी कॉपी में बना रहे हो सकता है बाईं तरफ का 10 रख रहे हो, बाकी तरफ 5-5 दे रहे हो mm का गैप। तो बड़ी वाले चार्ट में बाईं तरफ का 20 और तीनों तरफ का 10-10 रहता है। ठीक है, मार्जिन देने का फ़ायदा क्या होता है, चार्ट अगर कहीं से कट फट रहा है ना तो पेंट जो हमने बीच में इसमें ड्राइंग बनाई है उसमें नुकसान नहीं होता है, थोड़ा सा गैप है ना साइड से, इसीलिए। और ये वाला जो हिस्सा जहाँ पर नाम, कंपनी का नाम, कौन से प्रोजेक्शन में बनी है, स्केल क्या है, वो सारी डिटेल आती है, इसको बोलते हैं टाइटल बॉक्स। जहाँ पर बीच में ड्राइंग बन रही है वो ड्राइंग एरिया है। और ये जो लेफ्ट साइड का मार्जिन है ये सबसे बड़ा रखा जाता है, इसको बोलते हैं फाइलिंग मार्जिन। क्योंकि बहुत सारी सीटें जब बन जाती हैं तो इनको जमा करना होता है एक साथ, तो यहाँ पर इनको पंच करते हैं और एक साथ फाइल कर देते हैं, मतलब एक ढेर में लगा देते हैं। तो लगाने के लिए यहाँ पर पंच करने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जगह ज़्यादा छोड़ी जाती है। ठीक है, गट्ठा बनाने के लिए इस कोने से यहाँ पर जो है पंच करके इनको लगा दिया जाएगा बहुत सारी सीटों को, तो उनका एक ढेर बन जाएगा।
तो ये जो लेफ्ट साइड का इसीलिए ज़्यादा छोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं फाइलिंग मार्जिन। बाकी 3 तरफ का ये मार्जिन हो गया, जहाँ पर नाम वगैरह डिटेल रहती है वो टाइटल बॉक्स हो गया, जहाँ पर ड्राइंग बन रहा हो ड्राइंग एरिया हो गया। ठीक, टाइटल बॉक्स का जो स्टैंडर्ड साइज़ है A0 के हिसाब से वो होता है तुम्हारा 185 गुणा 65 रहता है। ठीक, 100 ये सब मिलीमीटर में 185 मिलीमीटर गुणा 65 मिलीमीटर। कई बार वैसे साइज़ पूछ लेता है कि टाइटल बॉक्स का साइज़ कितना होता है, तो 185 गुणा 65 मिलीमीटर। अब आती है ड्राइंग शीट का साइज। देखो ये है ड्राइंग शीट का साइज, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये है तुम्हारा 1230, इसका आधा होता है 880 गुना 625। ठीक है, इसका क्या आएगा तुम्हारा 625 गुना 450। ठीक, 450 गुना 330, 240, 1 2 4 10 600 330, 180, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 240 गुना 165। देखो वैसे तो तुमको यही ध्यान में रखना है मेन, ये कम पूछा जाता है लेकिन लिख लो। ठीक है, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज हैं। ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज होते क्या हैं, जैसे हमारे पास एक सीट है, चार्ट है, तो चार्ट का जो स्टैंडर्ड साइज है ना वो ये है 1189 गुणा 841। ये इसकी लंबाई इतना मिलीमीटर, इतनी इसकी चौड़ाई, ये याद कर लेना। ठीक है, अब इसका अगला हमें A1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 841 तो ऐसे ही रहा, इसका आधा आ जाएगा 594.5 आता है, तो 0.5 हम नहीं लेते हैं, इसमें हटा देते हैं। ठीक है, फिर अगली बार में फिर 594 यहाँ आ जाएगा, इसका आधा कर लोगे, यह आएगा 420.5, तो 420 दशमलव वाला नहीं लेना है, 420। फिर 420 सेम हो गया, इसका आधा 297, फिर 297 सेम है, इसका आधा 210, फिर 210 सेम है, इसका आधा 148। इस तरीके से एक अगर तुम्हें याद होगा A0 का साइज़, तो तुम सारे इसके साइज़ बता सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि तुमको बोलेगा A0 का साइज़ क्या है। क्वेश्चन में पूछेगा A4 शीट का साइज़ कितना होता है, तो तुम्हें ऐसे निकालने का पता होना चाहिए अगर याद नहीं भी है तो, क्योंकि रट पाना बहुत टफ है इनको। ठीक, फिर ये होता है अनट्रिम्ड साइज। अनट्रिम्ड का मतलब क्या रहता है, देखो चार्ट में ना, जब चार्ट बनता है कंपनी के अंदर तो इस साइज में नहीं होता जिस साइज में यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 1189 गुणा 841 है, तो ये बन कितने का रहा है, 1230 गुणा 880, क्योंकि चार्ट को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसमें टूटने, मतलब कोने उसके फटने का खतरा रहता है, फटते ही नॉर्मल सी चीज़ है, तो उसको बाद में हटा देते हैं ये कोने काट करके। तो ये अनट्रिम्ड का है जो बनता है,
फिर इसको प्रॉपर काट करके इसके कोने ये बनाया जाता है। वैसे पूछेगा नहीं कि अनट्रिम्ड का साइज़ कितना है, लेकिन अगर किसी का दिमाग ख़राब रहा तो पूछ भी सकता है, क्योंकि लोग इसको तो याद कर लेते हैं, इसको कोई नहीं देखता है। इसमें भी वही करना है, ये लिखोगे इसका लगभग आधा आएगा, फिर ये लिखोगे इसका लगभग आधा आएगा, पर ये एग्जैक्टली आधा नहीं आता, थोड़ा सा रटने की चीज़ है। नहीं तो कम से कम इतना देख लेना है 1230 गुणा 880। और कुछ याद नहीं करना है तो इतना याद कर लो, जो हमारा चार्ट होता है जिसमें फुल साइज़ का जो चार्ट होता है वो चार्ट का साइज़ ये है, A0 बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद फिर अभी जो हम कॉपी में प्रिंट आउट निकालते हैं वो सीट होती है A4 सीट, ये वाली। जिस ड्राइंग जो कॉपी के अंदर तुम ड्राइंग बना रहे हो वो है A3 420 गुणा 297 मिलीमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और है इसमें, A1 का नाम होता है इंपीरियल साइज, और A2 का नाम होता है हाफ इंपीरियल। बस ये ध्यान में रखना, इंपीरियल और हाफ इंपीरियल, A1 और A2 यहाँ पर भी हैं, जैसे बोर्ड में देखे थे ना हमने, यहाँ पर भी हैं। अब अगर मैं पूछूं इसमें सबसे बड़ी सीट कौन सी होती है, हैं? अरे यहीं देख लो, सबसे बड़ी जो सीट है ड्राइंग सीट, वो उसका साइज क्या होता है, या कौन सी सीट होती है वो? A0 सीट दिख रही ना, सबसे बड़ी है A0 सीट होती है सबसे बड़ी सीट, और A5 है सबसे छोटी इसमें, ठीक है। ड्राइंग सीट की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे बड़ी सीट होती है A0। अब A0 का साइज होता है 1 स्क्वायर मीटर। अब कैसे होता है देखो, A0 कितना है 1189 गुणा 841 मिलीमीटर, ठीक है। ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, गुणा कर दिया तो मिलीमीटर का स्क्वायर हो गया। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो उसको मिटा देता हूँ, मेरे को ये तुम्हें पता है मिलीमीटर में है। अब मिलीमीटर को तुम अगर मीटर में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और हर 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। 100 को 10 से गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो इतने मिलीमीटर में कितने मीटर? 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम 1 मिलीमीटर निकाल सकते हैं ना, 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। ये समझ में आ रहा है? तो ये इतना मिलीमीटर है, तो इतने मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलूंगा तो मैं इससे गुणा करूंगा ना डायरेक्ट, ये तो यानी कि 1189/1000 हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा ये? 1.189 इतना मीटर, गुणा यहाँ मिलीमीटर में थे 0.841 मीटर, निकल के आया। इसको जब गुणा करोगे तो ये 1 मीटर स्क्वायर आता है। तो कभी भी पूछेगा कि जो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट का उसका साइज कितना होता है, तो 1 स्क्वायर मीटर होता है, यानी कि ये देख लो, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, ड्राइंग शीट की लंबाई और उसकी चौड़ाई में क्या अनुपात होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ड्राइंग शीट है लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, तो ये होता है √2:1 का। तुम करके देख लेना, इसको अगर 1 लेके चलोगे तो ये √2 के बराबर आ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, रहने दो, इतना ही रट लो इसको, ये ठीक है। √2 और 1 लंबाई और चौड़ाई का, अगर चौड़ाई और लंबाई करके उल्टा पूछ देगा ना तो फिर 1:√2 हो जाएगा, वहाँ मत ठोआना इसको। लंबाई √2 का मान कितना होता है? 1.414 के आसपास होता है, तो बड़ा होता है ना 1 से, तो लंबाई इसमें ज़्यादा होती है, तो लंबाई में हम ये वाला लेंगे √2। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर मैं पूछूं चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है, तो 1:√2 हो जाएगा। किस तरीके से पूछ रहा है ये देखने की चीज़ है मेन, ठीक। ये तो हो गया तुम्हारा शीट का मेन कंटेंट।
अब शीट के कुछ गुण देखते हैं, ड्राइंग शीट के। आज तो इतनी बोरिंग नहीं चल रही क्लास, आज तो ठीक ही लग रहा होगा, नहीं लग रहा है? ये लिखा तुमने? लिख लिया ना? देखो सबसे पहली चीज तो क्या है ना, देखो ये सारी चीज़ें हैं। देखो ड्राइंग शीट में क्या रहता है ना, ड्राइंग शीट में दो हिस्से होते हैं, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा, दोनों तरफ के सरफेस। तो जहाँ पर हम ड्राइंग बनाते हैं वो सतह एकदम स्मूथ होनी चाहिए, चिकनी, ऊपर वाला हिस्सा। लेकिन जो दूसरी तरफ का यानी कि नीचे का जो हिस्सा जो बोर्ड के ऊपर रहेगा वो होना चाहिए खुरदरा। और खुरदरा क्यों होता है? ताकि वो बोर्ड के ऊपर अच्छे से ग्रिप बनी रहे उसकी, ठीक है, फिसले नहीं। तो इसलिए निचली सतह उसकी खुरदरी होती है। पेपर में ये आ जाता है ना कई बार कि ड्राइंग जो बनाते हैं वो वाली सतह क्या होती है, खुरदरी होती है, स्मूथ होती है, या दो चार और ऑप्शन दे देगा। तो जहाँ ड्राइंग बन रही है वो स्मूथ होती है हमेशा, खुरदरी होती है बाहर की तरफ, यानी कि जो बोर्ड के ऊपर लग रही है। उसके अलावा ड्राइंग शीट ऐसी होनी चाहिए कि जब हम उसको रोल करें तो उसमें सिलवटें ना पड़ें, ठीक है, निशान ना आए उसमें। और ड्राइंग शीट की मोटाई जो है वो एक समान होनी चाहिए हर जगह पे। तो इसीलिए एक समान मोटाई के लिए हम कौन सा पेपर इस्तेमाल करते हैं? मिलमेड। मैंने भी दो बताए थे तुमको, हैंडमेड और मिलमेड। तो मिलमेड का इस्तेमाल होता है ड्राइंग शीट के लिए। उसके अलावा है नो इरेजिंग इफेक्ट, यानी कि मिटाने पर, जब हम ड्राइंग शीट में कोई चीज़ बना रहे हैं और उसको मिटा रहे हैं तो मिटाने पर वो काला नहीं पड़ना चाहिए या फिर वहाँ पर से कागज़ फटना नहीं चाहिए। समझ लो, ऐसी क्वालिटी चाहिए ड्राइंग शीट की। ये कुछ गुण हैं जो होने चाहिए ड्राइंग शीट के अंदर। ऊपर की सतह जहाँ ड्राइंग बनती है वो स्मूथ होनी चाहिए, निचली सतह खुरदरी, रोल करने पर उसमें सिलवटें नहीं पड़नी चाहिए, मोटाई उसकी एक समान होनी चाहिए, इसलिए मिलमेड पेपर इस्तेमाल करते हैं। और इरेजिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि मिटाने पर ना काला पड़े ना ही पेपर फटे, ठीक है। इसके अलावा देखो चार तरीके के पेपर तुम्हें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चार तरीके के कौन से हैं? ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ, ब्लूप्रिंट और कार्ट्रिज पेपर। ब्लूप्रिंट का नाम तुमने सुना भी होगा, मूवीज में आता कई बार, है ना। हीरो को अगर जो है कहीं डाका वगैरह डालना है, लूट मचाने, तो सबसे पहले वहाँ का ब्लूप्रिंट चाहिए। तो वही होता है ब्लूप्रिंट। वह पूरा A to Z उसमें नक्शा बना रहता है वहाँ का, कहाँ पर कौन सा दरवाजा है, कहाँ से खुल रहा है, कितनी दूरी है, प्रॉपर एकदम। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये होता है अल्प पारदर्शी,
देखो ये 4 टाइप के मैंने पेपर बताए थे ना, ये हैं। ट्रेसिंग पेपर है, फिर ट्रेसिंग क्लॉथ है, फिर ब्लूप्रिंट है और फिर है कार्टेज पेपर। कार्टेज पेपर में एक चीज़ और लिखना, एस्पार्टो घास। मेन पॉइंट लिखे हुए हैं सिर्फ जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये पेपरों के टाइप हैं। तो ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? ट्रेसिंग पेपर का तुमने इस्तेमाल किया होगा, जैसे बचपन में वो एक हल्का सा आर पार दिखने वाला पेपर होता था तो ड्राइंग छापने के लिए, तो वैसे ही होता है ट्रेसिंग पेपर। ये होता है अल्प पारदर्शी और ये नकल तैयार करने में इस्तेमाल होता है। जैसे एक बार ड्राइंग बन गई है तो उसके ऊपर रख के फटाफट से उसकी नकल बनाई जाएगी। एग्जाम्पल बटर पेपर, ठीक है। दूसरा होता है ट्रेसिंग क्लॉथ। ये कपड़ा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, क्लॉथ मतलब काम इसका भी ट्रेसिंग का ही होता है, लेकिन ये बनता कैसे? तो गोंद और स्टार्च में डुबा करके बनता है कपड़े को, ठीक है। गोंद और स्टार्च में कपड़े को डुबाने से बनता है ट्रेसिंग क्लॉथ। उससे होता क्या है? लॉन्ग लाइफ हो जाती है, जीवन बढ़ जाता है उसका। कपड़े में रख के कोई भी चीज़ कागज से ज़्यादा टाइम तक टिकती है ना। उसके अलावा ब्लूप्रिंट क्या होता है? तो ब्लूप्रिंट क्या है? अमोनिया के साथ ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जो ब्लूप्रिंट वाला कागज होता है, ट्रेसिंग पेपर और एक अमोनिया में डुबा के कागज को, उनसे तैयार होता है ब्लूप्रिंट वाला पेपर। उसके बाद आता है कार्टेज पेपर। कार्टेज पेपर बनता है एस्पार्टो घास से। ये इसका ये पूछा जाता है बस कि कार्टेज पेपर बनता किससे है, तो एस्पार्टो घास से बनता है, ठीक है। एक तरीके की घास होती है, उसका इस्तेमाल करके बनता है। ये बहुत हाई क्वालिटी का पेपर होता है और इसकी भी लाइफ अच्छी खासी होती है पेपर के मामले में, ठीक है। और ये 90 GSM, इसको लिख लेना। जो 90 GSM वाला मैंने बताया था अभी, बेस्ट वाला जो सीट होती है वो इसी की बनती है, कार्टेज पेपर की, 90 GSM। काफ़ी हैवी है। क्या बनता है? किसका लॉक? नोट कह रहा हूँ, जो कागज होता है नोट शायद इसी से बनता है। एस्पार्टो घास से, हाँ बनता होगा, पता ना, नो है, देखना पड़ेगा। तो इतने समझ में आए तुमको? ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ, ब्लूप्रिंट और कार्टेज पेपर। ब्लूप्रिंट में अमोनिया का इस्तेमाल है, कार्टेज पेपर में एस्पार्टो घास का इस्तेमाल है, बस इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन 2 देखे थे मैंने कहीं पर, ठीक। उसके बाद एक चीज़ रह रही है छोटा सा, जिसे बोलते हैं ड्राफ्टर। अब सारा कुछ लगभग पढ़ ही लिया है तो इसमें ड्राफ्टर भी पढ़ ही लेते हैं एक बार। ड्राफ्टर और मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। बस उसके बाद फिर बंद कर दूंगा मैं, आधे लोग सोने लग गए हैं। एक होती है ड्राफ्टिंग मशीन, ठीक है। एक होता है मिनी ड्राफ्टर। ये तो बोर्ड से ही बाहर निकल गया है, थोड़ा इसको बोर्ड को बड़ा कर लेते हैं। देखो ड्राफ्टर हो चाहे ड्राफ्टिंग मशीन हो, ऐसी दिखती हैं दोनों। ड्राफ्टिंग मशीन में जहाँ पर भी ड्राफ्टिंग आ रहा है, ड्राफ्टिंग और ये ड्राफ्टर है ना, दोनों ही ड्राफ्टर हैं। ये ड्राफ्टिंग मशीन है, ये मिनी ड्राफ्टर, दोनों में अंतर क्या है? तो ड्राफ्टिंग मशीन थोड़ा सा बड़ी होती है साइज में, ठीक है, और फिक्स रहती है बोर्ड के ऊपर, ठीक। ये रहती है फिक्स। उसके बाद बड़ी होती है साइज में और ज़्यादा एक्यूरेट होती है। बस इतना ध्यान रखो इसमें। ड्राफ्टिंग मशीन क्या है? फिक्स रहती है बोर्ड के ऊपर, साइज में बड़ी होती है और ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ड्राफ्टर का जो इस्तेमाल करता है, चाहे वो ड्राफ्टिंग मशीन का करे चाहे मिनी ड्राफ्टर है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट्समैन। ट्रेड भी होता है ना ड्राफ्ट्समैन, DMM। तो वो जो ड्राफ्ट्समैन है उसका मतलब वो क्या कर रहा है? ड्राफ्टर का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा होता है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर जो है ये
पोर्टेबल होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम इसको लेके जा सकते हैं। साइज में थोड़ा छोटा होता है, दिखेगा ये भी ऐसा ही, बस इसमें साइड से क्लिप रहती हैं ऐसे, जैसे ये बनाया। तो मिनी ड्राफ्टर क्या है, पोर्टेबल है, यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं। यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए 2 स्क्रू दिए रहते हैं बोर्ड के ऊपर फिक्स करने के लिए। उसके अलावा ये जो हिस्से दिख रहे हैं तुमको, इससे हम इससे ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, साथ ही साथ किसी भी एंगल पर रेखाएं और कोण वगैरह सब बना सकते हैं। इसमें यहाँ पर प्रोटेक्टर का हिस्सा भी दिया रहता है, ठीक है। तो इन दोनों में समझ में आया, ड्राफ्टिंग मशीन और मिनी ड्राफ्टर। ड्राफ्टिंग मशीन का ही छोटा रूप है मिनी ड्राफ्टर। ड्राफ्टिंग मशीन हैवी होती है, फिक्स रहती है, ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ड्राफ्टर उतना एक्यूरेट नहीं है, ये मिनी ड्राफ्टर वाला जो है। और इसका इस्तेमाल जब तुम देखोगे डीएमएम के अंदर जो लोग कर रहे हैं ना ड्राइंग बनाने के लिए, तो इसी मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्राफ्टिंग मशीन का नहीं करते, वो थोड़ा बड़ी होती है। ये वाला इसको तुम फोल्ड करो और लेके जा सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे इसमें क्या करते हैं, अब एक चीज़ आती है ना, जैसे हमारे पास बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने ड्राइंग शीट को फिक्स किया है, ठीक है। ये है बोर्ड और ये है सीट, ठीक है। तो इसको फिक्स कैसे करते हैं, तो इसको फिक्स 3 चीज़ों से कर सकते हैं। या तो इसकी क्लिप आती हैं, या पिन का यूज कर सकते हैं, और या सेलो टेप का, ठीक। यहाँ से लगती हैं ऐसे, इसमें पिन लगती हैं साइड से, ये क्लिप लगती हैं। इससे सीट को फिक्स किया जाता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या रहती है, चाहे ये हो चाहे जो पिन होती, पिन देखी होंगी तुमने ऐसी वाली जो बोर्ड पिन होती है, इस टाइप की दिखती है, ऐसे चुभाते हैं ऐसे पकड़ के ना, नोटिस बोर्ड में भी लगता है, इसी से लगता है। तो इससे भी 2 चीज़ें होती हैं कि ड्राइंग शीट हमेशा जो है इससे ख़राब हो सकती है, होल करना पड़ेगा ना ड्राइंग शीट में। साथ ही साथ जब यहाँ कहीं पर लगी रहेगी, तो जब हम ड्राफ्टर चलाएंगे तो ये हिस्सा बीच में आता है इसका, समझ लो, ड्राफ्टर सही से चलता नहीं है इसमें। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है ड्राइंग शीट को फिक्स करने का, वो है सेलो टेप। और सेलो टेप कहाँ पर लगाना है, सेलो टेप लगाना है इन कोनों पर। मैंने मार्जिन बताए थे ना अभी, उसी मार्जिन वाले हिस्से के ही लगाना है, जहाँ पर मेन ड्राइंग बननी है उस पर नहीं लगाना है सेलो टेप। तो सेलो टेप से इस तरीके से इसको फिक्स किया जाता है। कौन सी शीट होगी ये, कौन सा बोर्ड है, बोर्ड का साइज बताओ जरा, याद हो किसी को? कितने तरीके के बोर्ड बताए थे मैंने? बंद कर रहा हूँ, बस हो गया, इतना ही है, लेट हो मतलब 2-4 चीज़ें पूछ रहा हूँ, उसके बाद फिर छुट्टी। एक वैसे और एक चीज़ रह रही है, उसको बोलते हैं क्लाइनोग्राफ। ये एंगल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सेट स्क्वायर की तरह ही, लेकिन इसका ये वाला हिस्सा जो है एडजस्टेबल होता है, इसको हम किसी भी कोण पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है क्लाइनोग्राफ, बस नाम देख लो और थोड़ा बहुत बना लो। ये जो है कोण बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक हिस्सा एडजस्टेबल,
बस। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, D0 साइज के बोर्ड में हम जो सीट इस्तेमाल करेंगे वो कौन से साइज की होगी? D0 बोर्ड में कौन से साइज की सीट इस्तेमाल करेंगे? मैंने लिखा भी रखा उसके सामने ही। अरे D0 का आगे A0 लिखाया था, देखो उधर। D0 बोर्ड में A0 सीट, D0 का साइज़ कितना होता है? 1500 गुणा 1000 गुणा 25, 25 उसकी मोटाई है। और A0 सीट का कितना होता है? 1100 गुणा 841, ठीक है। उसका आधा आधा करते हुए तुम बाकी निकाल लेना। ये ट्रिम्ड साइज़ है उसके। तो D0 बोर्ड में हमेशा A0 साइज़ की सीट इस्तेमाल होगी। पूछना है किसी को कुछ? पूछना तो होगा ही नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास।